हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में देखिए हम इलेक्शन कमीशन के टॉपिक को बस एंड ही कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स थे जो मैं चाहती थी आप लोगों से शेयर करना, बिकॉज बुक्स में ये टॉपिक्स जो हैं बहुत रेयर ही आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नोटा के बारे में, ठीक है, नोटा के बारे में क्या फैक्चुअल डिटेल है, नोटा होता क्या है, ये कैसे राइट टू रिजेक्ट से डिफरेंट है, ठीक है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जैसे अभी बस अनाउंस ही हो जाने वाला है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन बहुत नजदीक है अपने। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, ईवीएम क्या है, ठीक है। तो ये इस तरीके की बातें, वीवीपैट क्या है, ये बातें जो है मैंने आज की क्लास में इंक्लूड की है। क्लास छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हर एक फैक्चुअल डिटेल, कंसेप्चुअल डिटेल सबको मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो हमने शुरुआत में जो इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, वहां हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल में देखा था, कैसे है, कैसा कॉम्पोजिशन है, इनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, वो चीजें हमने की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसके एक कदम और आगे कैसे नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज रिकॉग्नाइज की जाती हैं, वो बातें हम लोगों ने की थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, कितनी बार डीलिमिटेशन कमीशन बैठा है, और आप लोगों ने बहुत उनको सराहा है, बहुत पसंद किया है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास के अंदर हम लोग ये सब टॉपिक्स को कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, और ये न्यू प्लेलिस्ट बन रही है पॉलिटी की, तो आप लोगों को कुछ नए अंदाज के अंदर ये पॉलिटी की क्लासेस मिल रही हैं। बहुत ही की फैक्ट्स मेरी ही हैंड राइटिंग में मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, जो 2024 का जनरल अवेयरनेस का टारगेटेड बैच है ना, वो हमारे ऐप पर आ चुका है, ठीक है, जिसके अंदर पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके, ये सब कुछ कवर होगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आगे पीछे करके कैसे भी, किसी को पहले 1857 का रिवोल्ट पढ़ना है तो किसी को पहले प्लासी पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग अपने टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ये सब कुछ आप लोगों को साथ में ही मिलता है। तो ये थी इस बैच के बारे में। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी है, आप ऐप को डाउनलोड करके इसके बारे में और डिटेल देख सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो शुरू हो रहा है दैट इज ईवीएम। ईवीएम का बड़ा विवाद चल रहा है, ईवीएम बैन करो, ये करो, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फीचर्स के हिसाब से आप कुछ भी बटन दबाते हो तो वो एक ही जगह पे जा रहा है, ऐसा विपक्ष दलों का कहना है। कितनी सच्चाई है, कितनी झुठाई है, इस बात की कभी कोई जांच नहीं हो सकी, ठीक है। पर अपने को तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ना है आगे, हमको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना। तो ईवीएम पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इट्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको सबसे पहले कब यूज किया था, ये आप लोगों ने बिल्कुल बखूबी आंसर बताया है। पिछली क्लास में मैंने सवाल पूछा था आपसे, ये सबसे पहले 1982 में केरला के एक बाई इलेक्शन के अंदर यूज हुआ है। केरला के बाई इलेक्शन में ये यूज हुआ है, ठीक है। बाई इलेक्शन क्या होते हैं? मान लीजिए अभी समय रहता है किसी के पद का और बीच में ही किसी ने रेजिग्नेशन कर दिया, तो जो वो इंस्टेंट इलेक्शन होंगे उनको बाई इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। उस बाई इलेक्शन में सबसे पहले ईवीएम का यूज हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलिफाइड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उस वक्त तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट नहीं हुआ था, और कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ था कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज कर सकते हो। तो कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन 1961 के अकॉर्डिंग भी ये इलीगल करार किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया। आप यहां देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961 सुप्रीम कोर्ट डिसअलाउड इट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर भी कहीं नहीं लिखा था कि आप ईवीएम का यूज कर सकते हो, तो इसको बैन कर दिया गया। फिर इसके बाद 1988 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड किया गया, और वहां पे ईवीएम को अलाउ किया गया, ठीक है। और इस तरीके से ईवीएम जो है वो अलाउड हो गया। जब ये अलाउड हो गया तो सबसे पहले 1999 में, 1999 में, यानी 1999 में सबसे पहले ये गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के अंदर यूज होता है।
ठीक है, सबसे पहले केरला में हुआ था बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। जब इसको अलाउ कर दिया देन इन 1999 ये सबसे पहले गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 2004 में लोकसभा इलेक्शन के अंदर सबसे पहले ये 2004 में यूज हुआ। लोकसभा इलेक्शन में 2004 के इलेक्शन में यूज हुआ। तो इतनी सारी बातों को आपको याद रखना है, क्या होता है ईवीएम, ठीक है, और कैसे कहाँ कब क्या यूज हुआ। ठीक है, ईवीएम चलता कैसे है, इसके अंदर क्या कोई बिजली है क्या, बीच में लाइट चली जाए तो सारे वोटर्स को इंतजार करना पड़ेगा क्या लाइट आने का, बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक सिंगल एल्कलाइन बैटरी होती है जिसके ऊपर पूरा ईवीएम चलता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के पास होता है, एक से वोटर्स लोग अपना वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल एल्कलाइन बैटरी इसके अंदर होती है। और इसको बनाया किसने है, ईवीएम को किसने बनाया है, ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ESIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों के पास ठेका होता है ईवीएम बनाने का। ECIL के पास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL, इसके पास ये पूरा हम कहेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट होता है ईवीएम को बनाने का। तो ये दोनों ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बनाते हैं। इसके की सेफ्टी फीचर्स क्या है, क्यों सरकार ईवीएम को लाती है। एक तो इससे कोई एक्सटर्नल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है ईवीएम का यूज करके आप कहीं बाहर बात कर रहे हो, कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, नो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये नॉन रीप्रोग्रामेबल है, इसको एक बार जैसे प्रोग्राम कर दिया आप इसकी प्रोग्रामिंग को फिर नहीं बदल सकते, ये नॉन रीप्रोग्रामेबल है। ठीक है, बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सिक्योर सोर्स कोड, इसके अंदर एक सोर्स कोड होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। ठीक है, अलाउ अ वोटर टू कास्ट द वोट ओनली वंस, वोटर इसमें केवल एक ही बार वोट दे सकेगा, दोबारा आप बटन दाबोगे तो आपका वोट ही कैंसिल हो जाएगा। तो जो वोटर है वो केवल एक ही बार इसमें वोट देगा। ठीक है, और वोट का टाइम स्टैंपिंग आता है, वोट का टाइम स्टैंपिंग कि किसने कब वोट दिया है। ठीक है, और सिक्योर अगेंस्ट पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग टैंपरिंग, जब ये ईवीएम बन गई, जब मशीन बन के तैयार हो गई तो क्या होता है इसमें आप टैंपर नहीं कर सकते, इसके अंदर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसके बनने के बाद। ऐसा किताबों में तो लिखा है, अब कितनी सच्चाई है कुछ नहीं पता। ठीक है, वेरियस प्रोसीजरल चेक्स एंड बैलेंसेस, इसको बहुत बार चेक्स एंड बैलेंसेस, इसको बहुत बार चेक किया जा चुका है, देखा जा चुका है क्या सच में सिक्योर है क्या, या ऐसे ही कही जा रही है बातें। तो ये काफी हद तक सिक्योर माना जा रहा है। तो ये था ईवीएम की बात। अब एक बीच में नई मशीनों की बात आई थी जिसको कह रहे थे वीवीपैट। जैसे विपक्ष ने ये इल्जाम लगाने शुरू किए कि भाई हम कुछ भी बटन दबाते हैं तो वोट तो एक ही पार्टी को जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक वीवीपैट सिस्टम लेके आए। वीवीपैट में क्या होगा, आप जैसे ही बटन दबाएंगे, मान लीजिए आपने एक्स नाम की पार्टी को वोट दिया। ठीक है, उस एक्स नाम की पार्टी का सिंबल है वाई। ठीक है, उस एक्स नाम की पार्टी का सिंबल है वाई मान लीजिए। तो जैसे ही आप किसी को वोट करेंगे 7 सेकंड्स के अंदर अंदर आपके पास एक प्रिंटेड स्लिप आ जाएगी। ठीक है, प्रिंटेड स्लिप आ जाएगी। उस प्रिंटेड स्लिप के ऊपर आपने कौन से सिंबल को वोट दिया है, वाई सिंबल को वोट दिया है। ठीक है, उसमें सिंबल और नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपने कौन से कैंडिडेट को यानी ABC किस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड सिंबल ऑफ द पार्टी, ये दोनों उस स्लिप के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जिससे आप सिक्योर हो जाओगे कि हाँ जी हमने इसी को ही दिया था और इसी में ही हमारा वोट काउंट हुआ है। तो ये वीवीपैट है। ठीक है, वीवीपैट ये एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रिंटर मशीन है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ अटैच कर दिया जाता है जस्ट फॉर प्रिंटिंग पर्पस। ठीक है, वोटर जैसे ही किसी बटन को प्रेस करेगा ईवीएम में, एक पेपर स्लिप प्रिंट हो जाएगी विद इन 7 सेकेंड्स थ्रू द वीवीपैट। इस स्लिप के ऊपर सिंबल होगा पार्टी का और नेम ऑफ द कैंडिडेट होगा, जिससे ये सिक्योर हो जाएगा कि भाई हमने जिसको वोट दिया है क्या हमारा वोट उसी के पास पहुंचा है। ठीक है, तो ये है वेरीफाइड वोटर मशीन वीवीपैट। इसके बाद अगली बात जो आती है दैट इज नोटा, नन ऑफ द अबव। नोटा स्टैंड्स फॉर नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। अब देखो जो ये नन ऑफ द अबव है, नोटा है, इसका मतलब क्या होता है कि हम ऊपर में से किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं, हम इन सबको मना कर रहे हैं कि हमारे लिहाज से इनमें से किसी को भी नहीं बनना चाहिए, हम इनमें से किसी को भी वोट नहीं दे रहे हैं। ये है नोटा। लेकिन आप एक बात को समझो, नोटा है और राइट टू रिजेक्ट है, ये दो चीजें हैं। ठीक है, नोटा है, नन ऑफ द अबव है और राइट टू रिजेक्ट है, ये दो डिफरेंट थिंग है।
राइट टू रिजेक्ट। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, राइट टू रिजेक्ट एंड नोटा। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव, मतलब कि हम मना कर रहे हैं, और राइट टू रिजेक्ट भी हम मना कर रहे हैं। लेकिन अपने पास नोटा की पावर तो है, राइट टू रिजेक्ट इंडियंस के पास नहीं है। क्या फर्क है दोनों में? मान लीजिए 100%, 100 वोट्स में से, 100 टोटल वोट्स हैं, 100 वोट में से मान लीजिए 90 वोट्स नोटा को पड़ जाती हैं। 90 वोट्स नोटा को पड़ जाती है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मान लीजिए अगर नोटा आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इलेक्शन कैंसिल हो गया। अब जो 10 वोट्स में से जिसके पास जितनी ज्यादा वोट है, मान लीजिए 10 वोट्स में से एक व्यक्ति के पास 6 वोट है, एक के पास 2 है, एक के पास 1 है, एक के पास 1 है, तो ये 6 वोट वाला जीत जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि 90 वोट्स तो नोटा को है। राइट टू रिजेक्ट अगर आपके पास होता और अगर मेजोरिटी में नोटा आ जाता तो आपका इलेक्शन कैंसिल हो जाता। पर भारत में राइट टू रिजेक्ट नहीं है, अपने पास सिर्फ नोटा की पावर है। हम अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं सरकार के प्रति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नोटा और राइट टू रिजेक्ट दो डिफरेंट थिंग है। नोटा जो है कैसे आया, कब आया? इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ 2013 में। ठीक है, अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस यानी बातें चली थी। सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस चला। इस केस के अकॉर्डिंग नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट में 2013 में। अभी सिर्फ बातें सुप्रीम कोर्ट में थी। फिर इसके सिंबल को इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में। 2015 में इसके सिंबल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, नोटा का मतलब इंडिया में राइट टू रिजेक्ट नहीं है, ये मैंने आपको बात बता दी। पहले कह रहे थे कि राज्यसभा के इलेक्शन में भी नोटा यूज होगा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नोटा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन के केस में यूज हो सकता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन अगर कहीं भी होते हैं तो वहां पे नोटा यूज नहीं हो सकता। ये नोट डाल के मैंने आपको बताया, एप्लीकेबल ओनली फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस एंड नोट इनडायरेक्ट इलेक्शंस सच एज राज्यसभा पोल। अब जैसे जहां जहां इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहां पे आप नोटा का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को याद रखोगे तो राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, यहाँ सब जगह इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं तो वहां पे नोटा यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अब बहुत सारी कमेटीज बैठती हैं, लाइक पुलिस रिफॉर्म को लेके, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके, कि क्रिमिनल लोगों का और इलेक्शंस का कितना संपर्क है, क्या इलेक्शन के अंदर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। तो इन चीजों को लेके कुछ कमेटीज बैठी हैं, हमको सिर्फ उन कमेटीज के नाम देखने हैं। ठीक है, सबसे पहली कमेटी आई संथानम कमेटी रिपोर्ट 1963 के अंदर। इसने कहा कि पॉलिटिक्स और क्रिमिनलाइजेशन को जोड़ के इसने अपनी रिपोर्ट बनाई। फिर वोहरा कमेटी रिपोर्ट भी क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स या क्रिमिनल इन इलेक्शंस, इनके ऊपर अपनी रिपोर्ट बनाती है 1993 में। फिर आई ये पद्मनाभैया रिपोर्ट। ठीक है, ये पुलिस रिफॉर्म की बात करती है कि पुलिस के अंदर और क्रिमिनलाइजेशन का क्या रिलेशन है, ये अपनी रिपोर्ट इसके बारे में बात करती है। तो क्रिमिनल पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ इंक्लूड कर दिया है। संथानम और वोहरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं स्पेशली, और पद्मनाभैया जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रही है, पर तीनों ही क्रिमिनलाइजेशन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कमेटी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से जुड़ी हुई जो थी। अब बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है। ठीक है, कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। कब जारी होते हैं? जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आचार संहिता, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा। ये बताया हुआ है सेट ऑफ गाइडलाइंस लेड डाउन बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो गाइडलाइंस बनाता है पार्टीज के लिए, कैंपेनिंग के लिए, उनको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। और ये पावर इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 से ही मिलती है। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 इलेक्शन कमीशन है, तो ये पावर आर्टिकल 324 से ही इलेक्शन कमीशन को मिलती है। कम्स इनटू फोर्स द मोमेंट एन इलेक्शन इज अनाउंस्ड। किस दिन ये फोर्स में आ जाती है? जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हो जाता है। और ये कब तक रहता है? जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते। कब तक रहेगा? जब तक रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ऐसा क्यों किया जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बनाया जाता है? अब देखो, आपको भी पता है हमेशा जो रूलिंग पार्टी होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी और जो विपक्ष दल होगा वो कमजोर होगा। ठीक है, और बहुत सारी इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं वो और ज्यादा कमजोर होंगी। तो
लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे, मतलब हर किसी के लिए रूल रेगुलेशन सेम रहे, चाहे आप सत्ता में हो चाहे आप सत्ता में ना हो, आपके पास बराबर की पावर्स हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। मतलब सबके लिए समानता लेके आना, सबके लिए इस गेम के अंदर एक जैसा प्ले बना देना, एक जैसा लेवल बना देना। आप चाहे रूलिंग पार्टी हैं चाहे आप रूलिंग पार्टी नहीं है, ठीक है, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से फर्क क्या पड़ता है, क्या हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से? इंपैक्ट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। इंपैक्ट क्या होगा? गवर्नमेंट कैन नॉट अनाउंस एनी न्यू प्रोजेक्ट, स्कीम और पॉलिसी। इस दौरान जितने समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, सरकार कोई भी नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकती, कोई नई बड़ी स्कीम या कोई नई पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉलिटिशियंस जिनके पास खुद का पोर्टफोलियो है, जिनके पास कोई ना कोई मंत्रालय है, कैन नॉट कंबाइन ऑफिशियल विजिट्स विद कैंपेन। कैंपेन के साथ अपनी ऑफिशियल विजिट्स को कंबाइन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है चल ठीक है यार वहां काम भी है, वहां की रैली कर लेते हैं, ठीक है चल आज तो मेरे को चंडीगढ़ काम है, ऐसा करता हूं कि रैली भी कर लेते हैं उसी दिन और उसी दिन अपने काम को भी निपटा लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑफिशियल विजिट्स को और कैंपेन को आप मिक्स नहीं कर सकते, जो भी जिनके भी पास मंत्रालय है, जिन मिनिस्टर्स के पास पोर्टफोलियो है, ठीक है। दूसरा काम। तीसरा, एनी कैंपेन बाय द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। पब्लिक एक्सचेकर के खर्चे पे कोई भी कैंपेनिंग कोई भी गवर्नमेंट पार्टी नहीं कर सकती। ये भी तीसरी शर्त है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। चौथी क्या है? रूलिंग गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी एडहॉक अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग्स। क्या कह रहा है? कोई भी एडहॉक क्या होता है? नॉन परमानेंट। कोई भी टेम्परेरी या नॉन परमानेंट अपॉइंटमेंट सरकार इस दौरान नहीं कर सकती जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। किसी भी सरकारी विभाग में, किसी भी सरकारी कंपनी में किसी तरीके की अपॉइंटमेंट, एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती कि आप सिर्फ अपने पर्पस के लिए इसको लगा रहे हो कुछ समय के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये था इंपैक्ट गवर्नेंस के ऊपर। अब ये आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। When was the election commission formed? कब बना था इलेक्शन कमीशन? 1947, 1948, 1949 या 1950? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और उम्मीद करती हूं आप इलेक्शन कमीशन के टॉपिक को बखूबी समझ चुके हैं तीनों लेक्चर से, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी आप कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करना चाहते हो, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर देखेंगे जो अपने हिसाब से मुझे सही लगेगा आप लोगों के कमेंट्स के अनुसार, मैं उसी बॉडी को इंक्लूड कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में इस बात को बताना तुम कौन सी नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करना चाहते हो, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन को हम एक बार यहां विराम दे रहे हैं, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं, आप कितनी भी उसको एक्सटेंड कर लो, पर हमको कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ और जानकारी आपको दे रही हूं। कोई भी एस्पिरेंट अगर इकोनॉमी को, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, मेरे इकोनॉमी के बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो मैं कैसे इकोनॉमी पढ़ाती हूँ। किसी को भी इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ना है या पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जीरो से अपनी तैयारी को मेरे साथ शुरू कर सकते हो। मेरे भी लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। सेपरेट सेपरेट बैचेस आपको मिलते हैं, कॉम्बो लेना चाहो कॉम्बो ले लो, अलग अलग लेना चाहते हो अलग ले लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और उम्मीद करती हूँ आप इस पूरी प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे हो। अपना फीडबैक जरूर देते रहना, जिससे क्या होगा, मुझे पता लगता रहेगा कहाँ पे और चीजों को रिफाइन करने की स्कोप है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।